साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। चंदा लेना जुर्म नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब अभी अधूरा ही आया है। गोदी मीडिया की अविश्वसनीय चुप्पी को छोड़ दें तो गली चौराहों तक जमकर बात हो रही है। जो सामने आया है खौफनाक है। चंदा लेना जुर्म नहीं। भारत में पॉलिटिकल फंडिंग का यह तरीका हमेशा से रहा है। सत्ता में आने जाने वाले दल नीतियां निर्धारित करते हैं। एक नीति अरबों के वारे न्यारे करवा सकती है। प्रोडक्ट का टैक्स स्लैब भर बदल दीजिए, जनता को राहत देने के नाम पर उस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी का बिजनेस दोगुना हो जाएगा। एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जगह मिल जाना कुछ हजार करोड़ की जमीन और बरसों तक मुनाफा सुनिश्चित कर देगा। लाभ देने के सैकड़ों तरीके हैं और लाभ घटाने के भी। सरकार की एक पॉलिसी आपको चौपट कर सकती है। सत्ता में जाने कौन कब आ जाए तो व्यापार जगत सबसे बनाए रखना चाहता है। वो मजबूरन चंदा देता है और पार्टियां मजबूरन चंदा लेती हैं। आखिर वोट देने वाले भी शराब नकदी लेते हैं। जीतने दिखने का माहौल तो चाहिए ही। जो पोस्टर, बैनर, प्रचार, रैली, शोरगुल और टीवी अखबार के पॉजिटिव रिव्यू फिक्स किए गए सर्वे से दिखता है। पैसे इसमें लगते हैं, बेतहाशा लगते हैं। पैसे लगाने वाले ही नेता पीएम सीएम के दावेदार होते हैं। पार्टी लीडर टिकटें और राज्यसभा की टिकट बेचते हैं फंड के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा सबने लिया है। सवाल यह भी नहीं कि 90% एक ही दल को कैसे गया। यह सवाल भी नहीं करें कि किस कंपनी को किस चंदे के एवज में कौन सा प्रोजेक्ट मिला। जो सबसे पहली आपत्ति करें वो यह है कि इनकम टैक्स और ईडी के छापों से परेशान कंपनियों को हजारों करोड़ के चंदे क्यों लिए गए। भला एक निर्वाचित सरकार और चालू माफियागिरी, एक्सटॉर्शन, कनबटी पर गन रखकर वसूली का धंधे करने वाले गुंडों में कुछ तो अंतर होना चाहिए। आपत्ति इस पर भी कि शेल कंपनियों को खत्म कर देने का ढिंढोरा जो पीटा गया था, तो शेल कंपनियों से राजनीतिक चंदा कैसे लिया गया। जितने का बिजनेस नहीं उससे ज़्यादा चंदा आया कैसे। क्या यह साफ साफ धन शोधन नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं। अगर यह काम इलेक्टोरल बॉन्ड की जगह चेक या नकद से होता तो पैसा लेने और देने वाले को जमानत नहीं मिलती। याद रहे, शराब ठेका के बदले चुनावी चंदा लेने के शक में दिल्ली का उप मुख्यमंत्री साल भर से जेल में है। केस मनी लॉन्ड्रिंग का ही बनाया गया है। 40 साल पहले कांग्रेस का पराभव जिस आरोप में हुआ वो बोफोर्स की दलाली महज 64 करोड़ रुपए की थी। रक्षा सौदों में दलाली ज़्यादातर देशों में लीगल है। दलाली हर धंधे में लीगल है। कमीशन एजेंट होते हैं जो मंडी से सौदे करते हैं, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करते हैं और आपका ऑर्डर घर तक पहुंचाते हैं। तो दलाली एक लीगल बिजनेस है। लेकिन बोफोर्स में असल आपत्ति यह थी कि दलाली का पैसा घुमा फिरा कर कांग्रेस के चुनावी खजाने में पहुंचा। यह आरोप कभी साबित नहीं हुआ बोफोर्स का पैसा राजीव गांधी की जेब में गया या कांग्रेस के फंड में। इसकी कोई डॉक्यूमेंटेड ट्रेल नहीं। लेकिन आज पूरे 20,000 करोड़ रुपए की रिश्वत की ट्रेल मौजूद है। दस्तावेज सामने हैं। सीधे सीधे पैसा किसी पार्टी के खाते में डाला गया। रिश्वत मिलते ही उसे चंद दिनों में ठेका, प्रोजेक्ट, जमीन, सौदा, अनुमति, लाइसेंस हासिल हो गया। बॉन्ड का नंबर, उसे लेने वाली कंपनी, उसे भुनाने वाली पार्टी का नाम बैंक के एविडेंस के साथ सार्वजनिक होकर घूम रहा है। रिश्वत स्वयं सिद्ध है। और याद रहे, रिश्वत विपक्ष को या राह चलते शख्स को नहीं दी जाती। उसे दी जाती है जिसके दस्तखत से ठेका जारी हो सके। लेकिन विपक्ष को मिले चंदे की भी जांच होनी चाहिए। देखा जाए कि क्या उनकी राज्य सरकारों ने कोई ठेका बॉन्ड के बदले दिया। क्या कोई जांच छापा मारने के बाद बॉन्ड लेकर ड्रॉप तो नहीं कर दी। दरअसल पक्ष और विपक्ष के ऐसे सभी लोग और उनका दल सत्ता मांगने का नैतिक हक खो चुके हैं। वक्त का तकाजा है इन दलों की सारी संपत्ति जब्त कर, बैंक खाते सीज कर, इनके नेताओं को जेल में डालकर, चुनाव चिन्ह जब्त कर चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यह बात जोक नहीं, तंज नहीं, सबसे उचित और नैसर्गिक न्याय होगा।
ये कर सकने की ताकत शायद सुप्रीम कोर्ट में नहीं, ये काम चुनाव आयोग या किसी राज्य या विपक्ष के नेता के अधिकार में नहीं, यह सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार में है। पर अफसोस यह शख्स कहीं फैंसी सूट में ऐसी किसी मांग को सुनकर ठठाकर हंस देगा, क्योंकि वह खुद इस स्कीम से बनाई गई अकूत दौलत और लीगल लूट के धंधे का सरगना है। नमस्कार।